उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हमने पहले दिन कहा था विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे। 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए उन राजनेताओं की और उन लोगों की होती थी जो बेईमान और भ्रष्ट किस्म के लोग वहां बिठा दिए गए थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और हमने पहले दिन कहा था विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे। माफिया की संपत्ति को जब्त करवाया, उससे वसूली करवाया और नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से संपन्न करते हुए 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर सरकारी व्यवस्था में नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। पहले होता क्या था, आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे, 3 महीने परिणाम आने में, 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का वक्तव्य सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से शिक्षा प्रणाली में बदलाव आए हैं ये भी बताया, साथ ही साथ नकल माफिया को किस तरीके से खत्म किया ये भी उन्होंने बताया। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अब थोड़ा आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो पिछली सरकार थी यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके समय में नकल माफिया था, खुद चाचा भतीजा उन्होंने कहा है कि उगाही करते थे, वसूली करते थे, इस तरह की बातें कही हैं। और जो नौकरियां होती थी उसके अंदर भी जो है धांधली होती थी, ये तमाम आरोप लगाए हैं। आप पत्रकार रहे हैं, आपने जो है अखबार के लिए भी लिखा है। अब जो लिखने वाला होता है, जो उसको लिखना होता है, उससे ज्यादा उसको रिसर्च करनी पड़ती है। तो आपने प्रीवियस सरकार भी देखी, ये सरकार भी देखी, डिफरेंस कहां आप देखते हैं शिक्षा पूरी प्रणाली के अंदर, और किस तरीके से नकल की जो बात कही गई है, शिक्षा माफिया की बात कही गई है, उसको किस तरीके से खत्म किया गया है? आप दोनों सरकारों को देख चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे समय में ये बयान दिए हैं जब एक व्यापक स्तर पे ये चर्चा है कि युवा जो है वो परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेके, युवा जो है वो जो है तमाम जो परीक्षाओं में जो लीक को लेके असंतोष है। और उन्होंने इसकी तुलना पिछले जो समाजवादी पार्टी का कालखंड है उससे करने की कोशिश की। एकदम साफ है, जो आरोप उन्होंने लगाए वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश उन आरोपों के बारे में जानता है और वो आरोप कुछ हद तक सही है। और उन्होंने
जो बात कही कि अब आप पेपर लीक हो सकते हैं, तमाम प्रशासनिक पारदर्शी तरीके से जो है परीक्षा करवा पाने में असमर्थता हो सकती है, लेकिन एक माफिया की तरह जिस प्रकार से सीटें बेची जाती थी, जिस प्रकार से आप जो है कहें कि एक विशेष समुदाय वर्ग विशेष को उसमें जो है वरीयता दी जाती थी, वो खत्म हो गया। तो कुछ आप कहें कि सिस्टमिक चैलेंजेस हैं जो व्यवस्था में कि अगर चुनौतियां हैं, और यही वजह है कि उन्होंने साफ गिनाया कि पिछले 9 सालों में करीब 9,30,000 लोगों को सरकारी नौकरियां जो है सरकार ने मुहैया कराई, और चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, और इन तमाम जो है परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश करा पाने में समर्थ रहा। जहां कहीं भी जरा भी जो है आप कहें कि कॉम्प्रोमाइज दिखा, जहां कहीं भी एक लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ, वो परीक्षाओं को तुरंत उसको कैंसिल कर दिया गया और दोबारा परीक्षाएं कराई गई। और यही बड़ी चुनौती बनी कि आज के युग में, और खासकर जब परीक्षा व्यवस्था एजेंसियों के माध्यम से संचालित होती है, और जब अब इतने आप कहें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं जिनके माध्यम से ये लीक संभव हो पाते हैं, तो मुझे लगता है ये एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और सभी जो है सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से आप जो है लीक प्रूफ जो है परीक्षा करा पाने में सक्षम हो, आप किस प्रकार से युवाओं के भीतर जो है एक जो परीक्षा व्यवस्था को लेकर अविश्वास है उसको खत्म कर पाने में आप सहायक हो। तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कोशिश की जा रही है, और यही कि इसकी तुलना विगत जो शासन कालखंड है उससे करके योगी आदित्यनाथ एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस समय जो है एक परिवार के द्वारा या एक जाति विशेष के द्वारा, एक वर्ग समुदाय विशेष के द्वारा परीक्षाओं में तमाम तरीके की गड़बड़ियां होती थी, नकल होती थी, उसको जो है वो लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। और लीक की बात आई और तमाम तरीके के जो है प्रश्न परीक्षा प्रणाली पे उठाए गए, लेकिन एक माफिया की तरह इस परीक्षाओं को चोरी किया गया या लोगों के साथ ठगी की गई, इस तरीके की बात अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर नहीं आई है। तो एक जो व्यवस्था आधारित जो कमियां हैं उसको मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उनको दूर करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात पूजा जी, जो मैंने आपके शो में पहले भी कहा कि आपने 9.5 लाख करीब युवाओं को आपने रोजगार दिया, लेकिन अगर यही रोजगार, और आज भी करीब उनका 1 लाख जो है लोगों को सरकारी रोजगार जो है नियुक्ति पत्र बांटने के बाद, तो ये, और उन्होंने कहा कि नहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, ये अगर आप नौकरियां हर वर्ष परीक्षा करा के जो है दे पाने में अगर सक्षम थे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अविश्वास ही युवा के बीच पैदा नहीं है। तो हर साल उसको लगता है कि नहीं, उसको एक पूरे पारदर्शी स्वतंत्र निष्पक्ष जो है परीक्षा व्यवस्था में वो जो है परीक्षा दे रहा है, और अगर वो विफल होता है तो ये उसकी व्यक्तिगत कमजोरी है जी। लेकिन आज जब आपने तमाम परीक्षाओं में जो है लीक और कैंसिलेशन की बात आई, तो युवा को, बड़े वर्ग युवा को ये लगने लगा कि नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत जो है विफलता नहीं है, ये विफलता व्यवस्था की विफलता है, ये व्यवस्था शासन की विफलता है। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप विगत वर्षों से आप तुलना करें तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरियों की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार का रिकॉर्ड अगर हम निष्पक्षता पारदर्शिता पे अगर तौलें तो कहीं बेहतर है समाजवादी पार्टी की सरकार।
जी, अब जिस तरीके से तुलना की थी एग्जाम्स कराने को लेकर, तो ये कहा था कि पहले परीक्षा कराने के लिए 3 महीने चाहिए होते थे, फिर रिजल्ट अनाउंस करने के लिए 3 महीने चाहिए होते थे। और जब अधिकारियों से कहा गया कि इतना समय क्यों लगता है, तो उन्होंने कहा जी इससे कम समय भी नहीं लग सकता। अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ तो उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि इसे जल्दी खत्म करना है। अब परीक्षा 14 दिन में ही होती है और 14 दिन में ही उसका रिजल्ट आ जाता है, यानी कम समय के अंदर सारा काम हो जाता है। तो पहले जो आप विलिंगनेस की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो विलिंगनेस कहीं ना कहीं नहीं दिखती थी पिछली सरकार के अंदर। और जितना लंबा एजुकेशन का प्रोसेस होता है, एग्जाम का प्रोसेस होता है, उतना ही जो छात्र होते हैं या परीक्षार्थी होते हैं, उतना ही उनके ऊपर मेंटल एक बर्डन रहता है। कम से कम ये बर्डन यहाँ कम तो हुआ होगा, आप इसे कैसे लेते हैं? देखिए, निश्चित रूप से, और जो है जो परीक्षा कराने में जो समय है वो समय कम हुआ, लेकिन एक बड़ी चुनौती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कि तमाम परीक्षाओं में जो है कोर्ट केसेस हो गए और जिसकी वजह से वो विलंब हुआ तमाम परीक्षाओं में, जिसमें कहीं न कहीं एक चाहे अफवाह हो, चाहे जिस तरीके की लीक की बात हो गई, उस वजह से उसको जो है स्थगित करना पड़ा। और जो पहला कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ सरकार का, उसमें उन्होंने सभी परीक्षाएं, चाहे उच्च शिक्षा आयोग की हो, चाहे उत्तर प्रदेश जो है पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और तमाम जो आप कहें कि क्लरिकल ग्रेड की जो परीक्षाएं हैं, या जो तमाम माध्यमिक और जो है प्राथमिक शिक्षकों की जो परीक्षाएं हैं, जो उच्च शिक्षा की परीक्षाएं हैं, ये करा पाने में बहुत ही व्यापक रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार सफल रही। दूसरे कार्यकाल में कहीं न कहीं ये चुनौतियां सामने आई, और यही वजह है कि आज तमाम उन्होंने आपको याद होगा, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है IRS ऑफिसर को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने उच्च शिक्षा आयोग का अध्यक्ष एक जो है रिटायर्ड IPS ऑफिसर को बनाया, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से जो ये परीक्षाएं हैं, इनमें जो युवा है उसका विश्वास जो है बनाए रखना है। और क्योंकि अगर ये विश्वास नहीं होगा, तो क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र की आप कहें नियुक्तियां हैं या जो सीटें हैं, वो बहुत कम है। जिस रेशियो में बड़ी संख्या में युवा उसके लिए आवेदन करता है, तो अगर आप निरंतर परीक्षाएं कराते रहते हैं तो उसको लगता है कि ये हमारी विफलता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणों से, चाहे कोर्ट केस की वजह से, चाहे जो है वो लीक की वजह से, चाहे जो है किसी एजेंसी की नाकामी की वजह से, या तमाम जो व्यवस्थाएं आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें परीक्षाओं की समय सारणी जो है नियमित न होने की वजह से उसको लगता है कि व्यवस्था उसके साथ ठगी कर रही है। और यही वजह है कि आप देखिए, वो असंतोष नहीं है जिस स्तर का असंतोष आपको झारखंड में या बिहार में युवाओं का देखने पड़ा, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश, क्योंकि एक आप कहें कि बहुत बड़ी मात्रा में और बिना किसी आप कहें कि पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ 9.5 लाख सरकारी नौकरियां, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। चाहे वो पुलिस के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, तमाम इस तरीके की नौकरियां जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार दे पाने में सफल रही। और यही वजह है कि जिस प्रकार का असंतोष युवाओं के मध्य, खासकर सरकारी क्षेत्र की नौकरियों को लेकर, वैसा संतोष उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देता। लेकिन ये चुनौती है, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। प्रोफेसर साहब, आपसे मेरा सवाल था कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा जो है आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव और उनके चाचा नौकरियों को लेकर के धांधली करते थे और पैसा लिया जाता था नियुक्तियों को लेकर के। और हम जैसे कि बात कर रहे थे, बिहार में तो नौकरियों को लेकर के इतना बड़ा स्कैम दिखाई दिया था लैंड फॉर जॉब का। तो ये जो है उस एरा के अंदर, हम उस एरा की बात करेंगे जब बीजेपी की सरकार इन जगहों पर नहीं थी, उस समय ये देखने को भी सामने आया। लोगों ने, बिहार की बात करें तो आपने देखा होगा कितने लोगों ने अपनी जमीन जो है वो बेची है, ट्रांसफर की है। ये एक बड़ा स्कैम सामने आया था और इससे कोई अछूता उत्तर प्रदेश नहीं रहा था। उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ ऐसा ही हो रहा था।
जिस तरीके से हमने बिहार की बात की थी कि लैंड फॉर जॉब वहां पर बड़ा स्कैम हुआ था, तो कुछ ऐसा ही जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एरा था जब बीजेपी की सरकार किसी स्टेट में थी नहीं, और वहां पर एक अगर बात करें हम तो नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए मां के गहने हो, जमीन हो, जितनी जमा पूंजी हो, हर कोई लगाने को तैयार होता था। पारदर्शिता नहीं थी नौकरियां देने में। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से, और जिस प्रकार से एक जाति विशेष को, मैं बार बार कह रहा हूं, एक समुदाय विशेष को नौकरियां दी गई कुछ चुने लोगों के द्वारा, और तमाम ऐसे लोगों को आयोगों में जो है नियुक्त किया गया जिनके आप कहें कि क्रेडेंशियल्स क्वेश्चनेबल थे, उनकी जो है अर्हताएं, उस पर व्यापक प्रश्न चिन्ह था। तो ऐसे में एक अविश्वास था लोगों का, खासकर जो सरकारी नौकरी के क्षेत्र की बात करें, कि उनको एक काफी बहुत बड़ा युवा जो है इसी वजह से उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि नहीं है, उसको वरीयता के आधार पे, अपनी मेरिट के आधार पे उसको सरकारी नौकरी जो है मिलना बहुत ही मुश्किल है। और तमाम तरीके के जो इस सरकार ने सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए, तमाम चर्चाएं हुई, और ऐसा साफ था एक अविश्वास जो है पूरी परीक्षा प्रणाली में युवाओं का था। और वही योगी आदित्यनाथ जो है उसको लगातार एक जो है मुद्दा बनाकर उसको आम जनमानस के बीच में पेश कर रहे हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि विगत जो है पिछले हफ्ते से देखें तो वो बहुत ही आक्रामक हैं, खासकर अपने विरोधियों को लेकर, और तमाम जो कमियां थी, खामियां थी जो है 2017 के पहले, उनको गिना रहे हैं। और सिर्फ गिना नहीं रहे हैं, उसके एवज में, उसकी तुलना में अपने सरकार की उपलब्धियों को भी वो जनता के बीच रख रहे हैं। तो ये साफ है, जो एक कॉन्ट्रास्ट जो है जनता के दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आंकड़ों के सहित, जैसा मैंने कहा नौकरियों की बात हुई कि उन्होंने आंकड़ा दिया कि 9.30 लाख, मतलब 9,30,000 करोड़ जो है सरकारी क्षेत्र में उन्होंने नौकरियां दी, जो अपने आप में अप्रत्याशित है। जी एक सवाल जी जी एक बात और मैं इस नौकरी के संदर्भ में जी, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी आप कहें कि जात, लिंग, धर्म, मजहब के, बिना किसी पक्षपात के ये नौकरियां दी गई है, और सभी जातियों, समुदायों के लोगों को ये नौकरियां, और ये अपने आप में सबसे बड़ा आप कहें कि संपदा है, चुनावी संपदा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए, पोटेंशियल इलेक्शन एसेट है योगी आदित्यनाथ की सरकार। जी अब थोड़ा सा अलग सवाल पूछ लेती हूँ, समय बहुत कम बचा है, तो आपसे क्विक आंसर चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट ने जो कहा है स्कूल के अंदर जो भी गाइडलाइंस है ड्रेस को लेकर के वो आपको पूरी करनी होंगी, तो स्कूल में किताब जरूरी है या हिजाब जरूरी है, ये क्लियर कर दिया हाई कोर्ट ने। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, बार बार तमाम स्कूलों को लेके एक जो है उत्तर प्रदेश के स्कूलों के, खासकर प्राथमिक स्कूलों के बारे में प्रक्रिया हो रही थी, तो ये साफ है उन्होंने जो है कि जिस प्रकार से सरकार ने भी ये साफ किया है कि जो ऑपरेशन कायाकल्प है, या जो ऑपरेशन आप कहें कि जो जिस प्रकार से स्कूलों का सुधार किया गया है, खासकर जो सरकारी क्षेत्र के स्कूल हैं उनमें व्यापक जो सुधार किया गया है। हाँ, कुछ ऐसे स्कूल, और एक आपको एक बयान याद होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि जो लोग, कुछ तथा कथित लोग जो खंडहर दिखा रहे हैं वो स्कूलों के वो स्मारक हैं। ये मेरा जो सवाल था ये हिजाब से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर कि स्कूल की छात्रा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उसको हिजाब पहनना है स्कूल में, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि भाई स्कूल के जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, ड्रेस कोड है, आपको उसी के हिसाब से चलना होगा। ये मेरा सवाल था। अच्छा, जी 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 जी, नहीं, देखिए, ये कोर्ट ने साफ, मुझे लगता है कि ये एक संवैधानिक पहलू है, और कोई भी न्यायालय जो व्यक्तिगत अधिकार हैं आपको संविधान के द्वारा दिए गए, जो आपको मौलिक अधिकार हैं, उसके तहत आप जो है
तमाम उन भेदभावों को प्रमोट नहीं कर सकते। तो स्कूल के लिए स्कूल स्वतंत्र है कि वो किस प्रकार की जो है ड्रेस लागू करेगा, किस प्रकार से जो है वहां पे वो उसके अनुशासन का एक पार्ट है, जो एक हिस्सा है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको आहत करने की कोशिश कर रहा है, या वो आपके जो है किसी भी अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ये साफ किया है कि एक देखिए, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात हम लोग करते हैं कि हमको जो भी अधिकार मिले हैं वो असीमित नहीं, उन अधिकारों पे तमाम जो है स्तरों पे उस पे सीमा लगाई गई है, जिससे व्यापक समाज को जो है कोई जो है उससे आहत ना हो। तो अगर ये अधिकार कोर्ट ने स्कूलों को दिया है कि नहीं, उनका एक ड्रेस कोड होना चाहिए, और ड्रेस कोड अगर किसी धर्म को आहत करता है तो जो है मुझे नहीं लगता है कि वो उसकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको आहत करता है जी। तो अगर आपको एक अनुशासन के अंतर्गत, एक नियम के अंतर्गत आपको कार्य करना है, तो वहां पे आपको अपनी जो रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको कहीं न कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये साफ है, जो क्योंकि जो संविधान है वो किसी धर्म का अनादर करने की बात नहीं करता है, लेकिन वो सार्वजनिक जो स्थान है वहां पे इस प्रकार की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको बहुत बढ़ावा नहीं देता है। मुझे लगता है उसी दिशा में कोर्ट के द्वारा ये लिया गया कदम है, और जो हार्ड लाइनर्स होंगे निश्चित रूप से उनको वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि सभी जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी जो है सेक्ट्स हैं, सभी को इस प्रकार से अगर आप एक पंथ निरपेक्ष समाज में रह रहे हैं तो इस प्रकार से आपको पालन करना पड़ेगा। तमाम आपकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज है, जिनको कई बार जो कुरीतियों का रूप ले चुकी है आज के आधुनिक समाज में, उसको छोड़ना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आपको आधुनिक समाज में रहना है और आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा, धारा प्रवाह चलना पड़ेगा, और समाज आपके साथ कोऑपरेट करता है तो आपको भी समाज के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। थोड़ा समाज बदलेगा, थोड़ा आपको बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आज जुड़ने के लिए, इस पूरे डिस्कशन करने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए मेजबान न्यूज।